गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमएससी प्री फिजिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स को। और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही थी, जिसमें हमने कंस्टेंट को पढ़ लिया। ठीक है, कंस्टेंट के बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, और इसमें हमारे पास एक छोटा टॉपिक रहेगा था नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट। तो एक बार हम उसको और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, होलोनोमिक कंस्टेंट हमने पढ़ लिया था, नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट आप लिखोगे। तो होलोनोमिक कंस्टेंट क्या थे? वे कंस्टेंट जो वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होते उनको हम होलोनोमिक कंस्टेंट बोलते हैं। एंड जस्ट इसके अपोजिट क्या रहेगा? इफ कंस्टेंट रिलेशन आर और कैन बी में डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, द कंस्टेंट आर कॉल्ड नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट। यानी कि जो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होंगे उनको हम नॉन होलोनोमिक, और जो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट होंगे उनको हम बोलेंगे होलोनोमिक कंस्टेंट। सिंपल डेफिनेशन परिभाषा है। और एग्जांपल की बात करें तो देखिए एग्जांपल, इन केस ऑफ स्पेरिकल बॉल रोलिंग डाउन इन द ए प्लेन विदाउट लिपिंग, देन द एंगुलर वेलोसिटी सिंपली रिटर्न एज, ये रिटर्न वो वाला रिटर्न नहीं, ये रिटर्न है राइटिंग वाला, डब्लू वाला रिटर्न लिख लेंगे एज थीटा डॉट इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, दैट इज ओमिका इज द जनरली, भाई ये भाई मेरी कॉपी नहीं है, नॉन नॉन expressible in the form of total time derivative of any single coordinates. Okay, any single coordinates. Consequently, equation of constant can be not can be integration and reduced to holonomic form. So in this case the constant is non holonomic constant. आप सिंपल समझिएगा इसको। देखो, थ्योरी आपको मिल गई। डेफिनेशन क्या है? इफ कंस्टेंट रिलेशन आर और कैन बी में डिपेंड ऑन वेलोसिटी, डिपेंड ऑन वेलोसिटी। आप बस ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। और होलोनोमिक में क्या रहेगा? नॉट डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। बस सिंपल डेफिनेशन। एग्जाम्पल, हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास एक स्पेरिकल बॉल है और उसको हम रोलिंग करवा रहे हैं, रोलिंग डाउन इन द एक प्लेन। तो हमारे पास एक इस तरह से एक प्लेन है, ये प्लेन है। यहाँ पर हम इसको, जब यहाँ पर हम सिलेंडर लेते हैं तो सिलेंडर में क्या है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करता है। यानी कि वो ऐसे नहीं कि भाई जो बेलन है वो रोलिंग करेगा, खड़ा होकर के रोलिंग करे फिर गिर जाए, ऐसा नहीं करता। जबकि स्पेरिकल जो बॉल होगी वो किसी भी डायरेक्शन में मोशन करती हुई नीचे की तरफ आ सकती है। तो इसमें क्या रहेगा, इसकी जो थीटा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहती है। एंगुलर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। और इसमें हमारे पास एक रिलेशन आया था कि आर माइनस का ओमिका, जो आर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता था। तो उसमें तो जो रिलेशन आया, कोई भी कांस्टेंट रिलेशन आना चाहिए जिसके ऊपर जो मोशन है वो प्रतिबंधित हो। अगर इसी रूल के अंदर ये मोशन होगी तो वो रूल जो था वो वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं था, इसलिए हम उसको होलोनोमिक कंस्टेंट बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, डी थीटा इक्वल टू डी टी अपॉन डी थीटा। तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है यहाँ पर। जब कोई भी पार्टिकल ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है और उसकी फॉर्म क्या है, स्पेरिकल बॉल की फॉर्म है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। और एंगुलर वेलोसिटी है वो टाइम डिपेंडेंट है या वेलोसिटी डिपेंडेंट है, इसलिए हम इस तरह के क्वेश्चन को बोलेंगे नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास, पहले आप वर्क को समझेंगे। हाँ, कि वर्क क्या होता है। सिंपल हम वर्क निकालते हैं, W बराबर एफ डॉट डी और एक्स, ये रहता है वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क हो चाहे किसी भी प्रकार का वर्क हो, वर्क हमेशा क्या रहता है, बल गुणा विस्थापन ही रहेगा। यदि ये वर्चुअल वर्क है तो ये वर्चुअल फोर्स होगा और ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो पहले हम ये देखेंगे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वर्चुअल फोर्स क्या होता है, फिर तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो वर्चुअल वर्क होगा।
तो वर्चुअल वर्क ये रहेगा जब हम किसी पार्टिकल पर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर कोई कार्य नहीं किया जाए, तो वो हमारे पास वर्चुअल वर्क होगा। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं वर्चुअल वर्क की जो वैल्यू है वो लगभग जीरो आती है, या ऑलवेज जीरो आती है, या फिर हम इसको जीरो से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब इसलिए बात है जो डिस्प्लेसमेंट है वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगी, और जो फोर्स होगा वो भी हमारे पास वर्चुअल फोर्स होगा। अब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होती, लेकिन जो किसी पार्टिकल जो फोर्स है, दिस इज द टोटल फोर्स, दिस इज द टोटल फोर्स। तो किसी पार्टिकल पर लगने वाले टोटल फोर्स यदि जीरो है तो असली बात है वर्क भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यहाँ पर केवल फोर्स की ही समस्या है कि फोर्स जो है वो कितना लग रहा है। फोर्स जीरो है तो वर्क जीरो रहेगा। यदि हमारे पास फील होने वाले और जो रियली जो लगने वाले फोर्स हैं उनका टोटल एडिशन यदि ज़ीरो होता है तो उस पार्टिकल के द्वारा किया गया जो कार्य होगा या वर्क डन होगा वो वर्चुअल वर्क कहलाएगा। तो हम एक एक की डेफिनेशन देखेंगे, देखिएगा। द सिस्टम इज सब्जेक्टेड इनफाइनेटेसिमल यानी कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कंस्ट्रेंट विद द फोर्स एंड कंस्ट्रेंट द इम्पोज द सिस्टम at the given instant t. This change in the configuration of the system is associated with the change time। यानी कि आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर यह है कि जब आप फोर्स लगा रहे हो तो वो जो फोर्स लगेगा उस पार्टिकल को डिस्प्लेस करेगा थोड़ी दूर के लिए, लेकिन वो थोड़ी दूर इतनी ज़्यादा कम रहेगी कि सिस्टम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हम समतापी प्रसार करते हैं या समतापी संपीड़न करते हैं गैस के अंदर, तो हम उसमें क्या मानते हैं कि जैसे समतापी संपीड़न किया, समतापी संपीड़न किया, तो समतापी संपीड़न में हमारे पास जो सिलेंडर होता है, ये पिस्टन लगा होगा, ये पिस्टन लगा है, तो हम इस पिस्टन को नीचे की ओर धकेलते हैं और उसको इतना धीरे धकेलते हैं कि इसके टेम्परेचर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए या वृद्धि नहीं होनी चाहिए। और यदि आप इसको अचानक दाब देते हैं तो इसके टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ऐसा नहीं करना। समतापी होगा तो हम इस पिस्टन को धीरे धीरे नीचे की ओर लेके आएंगे, जिससे गैस का संपीड़न भी हो जाएगा और साथ में टेम्परेचर के अंदर कोई वृद्धि नहीं होगी। तो इसमें जो ताप की बात करें, ताप के अंदर कितना फ़र्क पड़ रहा है, तो ताप के अंदर इतना ही फ़र्क पड़ेगा कि जो डिफरेंस होगा पर सेकंड वो ना के बराबर रहेगा। या फिर हम ये कहें कि जब सिस्टम यहाँ पर था और इसको पिस्टन को जब मैं यहाँ पर लेके आऊँगा तो भी इसके तापमान में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसा ही इस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में होता है कि हमारे पास कोई सिस्टम है, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है लेकिन वास्तव में उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। ऐसी डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इज देयर इज नो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ओके, ड्यूरिंग विच फोर्स, ये फोर्स है, एंड कंस्टेंट में चेंज द हैंस डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। कंस्टेंट में चेंज एंड हैंस द डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आप किसी पार्टिकल पर या किसी सिस्टम पर फोर्स तो लगा रहे हो, लेकिन फोर्स के कारण हमारे पास जो पार्टिकल हैं वो मूव कर रहे हैं, लेकिन मूव इतनी धीमे करते हैं कि उनकी कोई एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाती, ठीक है ना। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं होती तो उस डिस्प्लेसमेंट को बोल रहे हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखिएगा। नाउ सपोज दैट, ये के नहीं इसमें, नाउ सपोज दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, दैट इज टोटल फोर्स ऑफ एफ आई इज एवरी पार्टिकल इज वेनिस। मतलब टोटल फोर्स कितना रहेगा, जीरो। कब, इक्विलिब्रियम के अंदर। जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स जीरो रहता है, ओके। एंड देन डियरली द डॉट प्रोडक्ट, ये कुछ ये नहीं है, ये हटा दो आप इसको ना। तो एफ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। इसको अपन देते हैं समीकरण नंबर जीरो दे देते हैं, ठीक है। एंड एफ आई डॉट डेल्टा आर आई विच इज द वर्चुअल वर्क, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, and which is the virtual displacement of the force Fi and virtual displacement delta Ri also vanishes of n particles। तो W क्या रहेगा, W रहेगा F डॉट डेल्टा आर आई। या हम सब पार्टिकल की बात करें तो जितने पार्टिकल उनके सिस्टम में
वो हम लिख रहे हैं आई से लेकर के एन तक, यानी कि एन पार्टिकल हैं। प्रत्येक पार्टिकल पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है उसको हमने एफ आई से लिखा है, और उनकी प्रत्येक की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने डेल्टा आर आई से लिखा है। तो हम कह रहे हैं कि यदि हमारे पास टोटल फोर्स जीरो है तो ऑब्वियसली बात है वर्क डन कितना होगा, ज़ीरो होगा। और यही हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल का। ठीक, तो हमारे पास है सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक एफ आई डॉट डेल्टा आर आई इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन नंबर इसको हमने फर्स्ट दिया। येस yet nothing has been said that any new physical constant decompose Fi into the applied force Fa and the constant force Fc। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और करें, देखो वर्चुअल वर्क का मतलब है जो वर्क होगा वो ज़ीरो होगा। वर्क ज़ीरो कब होगा कि उसके किसी पार्टिकल पर लगने वाले जो टोटल फोर्स हैं वो ज़ीरो हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन जो फोर्स है वो किस किस प्रकार का हो सकता है उसको हमने डिस्क्राइब किया है। देयर इज फोर्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट द अप्लाइड फोर्स जो कि हम लगाते हैं, एंड द नेक्स्ट इज द कंस्टेंट फोर्स जो कि कंस्टेंट के कारण लगते हैं। कैसे, देखो जैसे हमने ये दो पार्टिकल लिए, इस तरह से हमने इसके बीच में कंस्टेंट लगा दिया, ये कि दोनों की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं एल है बीच की, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहनी चाहिए। Distance between two particle is equal to L and this distance is always constant remaining the equation of motion। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि अब हम इसके ऊपर और एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो ये मोशन मान लो कि हमने इसको इस डायरेक्शन में दे दिया, ये इस तरह से मोशन कर रहा है। जब इस तरह मोशन करेगा तो इन दोनों पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो अपने पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जो हमने इधर इसको धक्का दिया या फोर्स लगाया वो तो हमारे पास है अप्लाइड फोर्स, और इन दोनों पार्टिकल की जो डिस्टेंस है बीच की वो फिक्स रहेगी, उसको बोलते हैं कंस्टेंट ऑफ फोर्स। यानी कि दोनों पार्टिकल ना दूर जा सकते हैं ना पास आ सकते हैं, ये बीच में एक बाउंडेशन ऑफ फोर्स है, इसको हम कंस्टेंट ऑफ फोर्स बोल रहे हैं। देन वी कैन राइट द फाइनली द टोटल फोर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स एंड constant of force, and this force is zero because यहाँ पर टोटल फोर्स पार्टिकल के ऊपर कितना है, जीरो, तभी तो अपने पास वर्चुअल वर्क होगा। तो हमने लिखा कि सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर एन। हम जान रहे हैं कि प्रत्येक पार्टिकल पर एवरी पार्टिकल फोर्स कितना होगा, एफ आई ए डेल्टा आर आई। दिस इज द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। हमने इसको क्या किया, डॉट प्रोडक्ट किया, एफ आई डॉट डेल्टा आर आई। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वर्क, दिस इज द वर्क। तो वर्क की जो वैल्यू है कितनी है, जीरो, तो हमने यहाँ पर जीरो रख दी। इधर भी हम डेल्टा आर आई और डेल्टा आर आई से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि पूरी समीकरण को हमने डेल्टा आर आई से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारे पास ये जो डेल्टा आर आई से मल्टीप्लाई होगा ये तो हो जाएगा जीरो। इधर बचेगा ये एफ आई ए डेल्टा आर आई प्लस एफ आई सी डेल्टा जे डेल्टा आई। नेक्स्ट देखिएगा, ये हमारे पास तो देखिए हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर ये है सेकंड, ये 11 नहीं है, ये इक्वेशन नंबर कितनी है, सेकंड है। तो सेकंड के अंदर हमारे पास दो वर्क हो गए, एक तो अप्लाइड फोर्स के कारण और एक है हमारे पास कंस्टेंट ऑफ फोर्स के कारण। तो यहाँ पर देखेंगे वी नाउ वी कंसिडर टू सिस्टम, ये वी नाउ नहीं है, नाउ वी कंसिडर द सिस्टम विच इज नेट वर्चुअल वर्क ऑफ द फोर्स ऑफ द कंस्टेंट इज जीरो। ठीक है, ये हमें पता है कि वर्चुअल वर्क के कारण जो वर्चुअल फोर्स के कारण जो हमारे पास वर्क होगा वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। वी हैव सीन दिस and we have seen that this condition hold true for rigid bodies and it's valid for large number of other constant। okay, if a particle is constrained to move on a surface, this force of constant is perpendicular to the surface, and while the virtual displacement must be tangent to it and hence virtual work must be zero. This is no longer true if shielding frictions force are present, so we can express। तो हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं कि जो कोई भी पार्टिकल है या कोई भी सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो ये वर्चुअल जो वर्क है वो ज़ीरो होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यदि अपन सिंगल पार्टिकल की पर बात करें तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, सिंगल पार्टिकल के लिए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास पार्टिकल का मोशन हो रहा है तो वर्क भी होगा।
लेकिन जब नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हमारे पास माइनस प्लस होकर के इस तरह से कुल मिला करके ना के बराबर होगी, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाती, और एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाती है तो वहाँ पर वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन हमने देखा इफ़ ए पार्टिकल इज कंस्ट्रेंटेड टू मूव ए सरफेस देन द फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये सरफेस के परपेंडिकुलर है तो हम फोर्स की जो वैल्यू निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल हो जाता है वो 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री होगा तो हम लिखते हैं एफ डॉट डेल्टा आर आई, यानी कि एफ डी आर कोस थीटा, एंड कोस 90 इक्वल टू जीरो मीन्स वर्क इक्वल टू जीरो। तो हम बोल सकते हैं फाइनली इस तरह से कि एफ सी डॉट डेल्टा आर आई इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारे पास जो कंस्टेंट है उसके कारण कोई फोर्स कोई वर्क नहीं किया जा रहा। फोर्स तो लग रहा है लेकिन वर्क नहीं हो रहा। आप वैसे भी देख सकते हो, देखो मैं दोबारा से आपको वही एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, इसको हमने इस तरह से डंबल के रूप में बनाया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है क्या हो रहा है, नहीं होता। इनकी जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या रहती है, एल कांस्टेंट रहती है। ना तो पास आ रहे हैं ना ये दूर जा रहे हैं। फोर्स तो लग रहा है, फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि ना तो इसको दूर जाने देते हैं ना इसको पास आने देते हैं, लेकिन इन दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है, फिक्स है, वो हो ही नहीं रही। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ कंस्टेंट है उनके कारण तो वर्क डन हो ही नहीं रहा, तो वर्क डन नहीं हो रहा था, हम इसको जीरो कर लेंगे। अब जीरो कर लिया हमने तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर दो फोर्स के कारण जो वर्क डन था वो कितना हो रहा है, जीरो। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू जीरो हो गई है, तो इसके अंदर देखिए इक्वेशन नंबर जो सेकंड थी उसमें हम इक्वेशन नंबर थर्ड अप्लाई करेंगे तो बचेगा आई इक्वल टू 1 से लेकर एन एफ आई ए डेल्टा आर आई प्लस जीरो बराबर जीरो। तो हम कह सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स के कारण भी जो वर्क होगा वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। एंड दिस इक्वेशन नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ कंस्टेंट के कारण वर्क डन नहीं होता। सेकंड, यदि हमारे पास कोई भी सिस्टम है और उस सिस्टम पर लगने वाला टोटल फोर्स यदि ज़ीरो है तो भी वर्क डन नहीं होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं अप्लाइड फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो कितना रहेगा, ज़ीरो। और यदि हमारे पास अप्लाइड फोर्स के बाद भी वर्क नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे वर्चुअल वर्क, ठीक। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई टेंशन या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल हमारे पास है, और ये डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, ये बेचारा कुछ नहीं कहेगा, ये बस जो वर्चुअल वर्क है उसी पे डिपेंडेंट है, उसी पे डिपेंडेंट है। केवल इसने क्या किया है कि ये रिजल्ट इफेक्टिव जो फोर्स होते हैं उनको और काउंट करता है। ये जो हमारे पास है ये जो मोमेंटम के कारण जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को भी काउंट करता है सिंपली, और जो मोमेंटम के कारण जो वर्क हो रहा है या फोर्स ऑफ कंस्टेंट के कारण जो वर्क हो रहा है उसको अपन जीरो कर लेंगे और रहेगा ये इसी पे डिपेंडेंट। तो डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक। डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, और ये वर्चुअल वर्क हमारे पास कुछ इस तरह से है। ये सिग्मा, ये आपने अभी लिखा, सिग्मा एफ आई ए डॉट डॉट डेल्टा आर आई इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रहेगा। ये है वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल, और ये इसी पे डिपेंड होता है। आप इसको डिस्कस करेंगे। इन अबो इक्वेशन मीन्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन अबो इक्वेशन note that the coefficient of delta Ri cannot be longer be reset equal to zero। तो हम ये बोल रहे हैं कि डेल्टा आर आई का जो कोफिशेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज जनरली एफ ए अप्लाइड फोर्स आर नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। हेंस हेंस डेल्टा आर आई आर नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंट but are connected by the constant in other of the equivalent. This coefficient is zero
and hence it is necessary to transform delta Ri change into the change of generalized coordinates. हम इसको generalized coordinates में बदलेंगे and Qi is the generalized या independent which are the independent of the each other. और जो coordinates हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही and equation does not contain फोर कंस्टेंट और ये हमारे पास कंस्टेंट ऑफ फोर्स को भी कंटेन नहीं कर रही है. वी वांट टू कंडीशन इन्वॉल्विंग द जनरल मोशन of the system to obtain such as principle first thought of the by James Bernoulli and developed the D'Alembert principle. And according to D'Alembert principle Fi is equal to Pi. आप लिख सकते हो फोर्स जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है संवेग में परिवर्तन की दर. सिंपल, इसको लिखते हैं dp अपॉन dt. आप एफ आई माइनस पी आई को जीरो कर सकते हैं, ठीक है ना. एंड नाउ विच स्टेट दैट द पार्टिकल इन द सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम अंडर ए फोर्स. इसका मतलब ये है कि जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स के कारण भी पार्टिकल या सिस्टम जो है, पार्टिकल की बात ही नहीं करेंगे, सिस्टम की बात करेंगे. सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है. इक्वल टू द एक्चुअल फोर्स, इक्वल टू द एक्चुअल फोर्स एंड रिजर्व इफेक्टिव फोर्स. तो यहाँ पर हम रिजिड इफेक्टिव फोर्स को भी काम में ले रहे हैं. तो आप वर्चुअल वर्क के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि एफ आई डॉट डेल्टा आर आई इक्वल टू जीरो होता है. ओके, हमने एफ की जगह अप्लाइड किया है ये वाला फोर्स जो ऊपर लिखा हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में, एफ आई माइनस पी आई डॉट डेल्टा आर आई. आप इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे. इस तरह से अलग करने के बाद ये जो फोर्स होगा इसमें हमने दो पढ़े हैं, अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ कंस्टेंट माइनस पी आई डॉट डेल्टा आर आई इक्वल टू जीरो. इसके बाद देखिएगा, तो हमने यहाँ तक लिख लिया था एफ आई ए माइनस एफ आई सी डॉट डेल्टा आर आई माइनस पी आई डेल्टा आर आई इक्वल टू जीरो. ये है. तो हम देख रहे हैं कि ये जो फोर्स है इसको हमने अलग अलग फोर्स में और मोमेंटम के अंदर या रिजिड इफेक्टिव फोर्स में चेंज कर लिया है, ठीक है. ओके, हमने यहाँ पर फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स और जो मोमेंटम फोर्स था उसको हमने एक साथ कर लिया है और जो फोर्स ऑफ कंस्टेंट है वो उसको हमने अलग कर लिया है. और हमें ये भी पता है कि जो फोर्स ऑफ कंस्टेंट के कारण जो वर्क डन होगा वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है. एंड द एक्चुअल वर्क बाई एफ सी इज जीरो, यानी कि फोर्स ऑफ कंस्टेंट के कारण जो वर्क डन है वो कितना रहता है, जीरो. और ये वर्क डन के टर्म्स है क्योंकि इसमें डेल्टा आर आई मल्टीप्लाई है. सो वी कैन इजिली से दैट सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर आए एफ आई ए माइनस पी आई डेल्टा आर आई इक्वल टू जीरो होगा, मस्ट बी जीरो होगा. तो हमने इसको जीरो कर लिया है, ठीक है. एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज D'Alembert principle. Okay, this equation known as D'Alembert principle. and इसमें कुछ पॉइंट है, ये देखो इसमें कुछ पॉइंट हैं. thus we note that the principle does not involve force of constant any way. यहाँ पर इस हमारे पास इसके अंदर या D'Alembert principle के अंदर किसी प्रकार का कंस्टेंट ऑफ फोर्स शामिल नहीं किया गया. it is sufficient to specified all the applied force only. और ये जो है ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स को क्या करता है, कंटेन करता है और उसी पर इक्वेशन ऑफ मोशन देता है. एंड थर्ड, फर्दर इट इज़ वैलिड फॉर रियोनोमिक्स एंड स्केलरोनोमिक सिस्टम्स. ये ध्यान रखेंगे, ये रियोनोमिक्स एंड स्केलरोनोमिक्स जो सिस्टम्स हैं उन पर क्या करता है, डिपेंडेंट है, ठीक है. और उसमें हमने क्या पढ़ा था, रियोनोमिक्स और स्केलरोनोमिक में ये टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं, कंस्टेंट होते हैं. एंड लास्ट जो है हमारे पास P डॉट इज इनिशियल फोर्स ऑफ द पार्टिकल, इसको आप रिजिड इफेक्टिव फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो ये हमारे पास था D'Alembert प्रिंसिपल. तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे. अगली क्लास में हम D'Alembert प्रिंसिपल से आगे जो अपने पास जितनी भी टॉपिक होंगे सारे के सारे मैथमेटिकल टॉपिक हैं. फाइनल हम मैथमेटिकल करेंगे. जो थ्योरी वाला पार्ट था इसमें थोड़ा सा ही है, बस यही था जो मैंने पढ़ा दिया. नेक्स्ट क्लास से हम इसको डिस्कस करेंगे. आज के लिए थैंक्स टू वॉच. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे.